नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल SKS 1 2 3 टीचिंग एग्जाम में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसे कि आप लोग टीचिंग एग्जाम यूपी टेट, सी टेट, रीट, अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो टीचिंग एग्जाम में चाइल्ड साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है फ्रेंड, इसमें आपको बच्चे के बारे में पढ़ाया जाता है कि चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चे की विकास कैसे हो रहे हैं, वृद्धि कैसे हो रहे हैं। आगामी एग्जाम आपका सीटेट है। सीटेट में सब्जेक्ट में जो है साइकोलॉजी में जो पैडागॉजी आता है, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये इससे लगभग 150 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, DSSB में भी लगभग 100 क्वेश्चन साइकोलॉजी से आते हैं, जो कि यह एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है आपके लिए। ठीक है, इसको आपको समझना चाहिए अच्छे से। तो इसको आपको बालक की वृद्धि और विकास समझने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी कि बच्चा का वृद्धि कैसा हो रहा है, विकास कैसा हो रहा है, इसको समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक फ्रेंड, तो साइकोलॉजी समझने के लिए आपको अपने घर के, ठीक है, आप अपने घर या आस पड़ोस के छोटे बच्चों की क्रियाकलाप को देखकर ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आपके घर में छोटा बच्चा है तो उसकी क्रियाकलापों को आप देखिए, आप उसको देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि बच्चे का वृद्धि कैसे हो रहा है, विकास कैसे हो रहा है, उसका भाषा का विकास कैसे हो रहा था, उसका संवेगात्मक विकास कैसे हो रहा है, इसको आपको समझने में। तो फ्रेंड आइए फिर 2 मिनट में हम वृद्धि और विकास के बारे में समझते हैं। तो वृद्धि और विकास, ठीक है, पहले देखिए आपके घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से पूर्व माँ की गर्भधान में रहता है। ठीक है, तो कितने दिन तक रहता है? 9 से या 9 महीने, 10 दिन या 9 महीना। ठीक है फ्रेंड, इतने दिन वो गर्भधान में रहता है। उसके बाद जो है शैशवावस्था में आता है। शैशवावस्था कब से कब तक होता है? ये जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। देखिए बच्चा जब माँ की गर्भधान में रहेगा तो वह उसे क्या कहते हैं? गर्भावस्था कहते हैं। और जब बच्चा जन्म ले लेगा, जन्म से 5 वर्षों तक उसे शैशवावस्था कहेंगे। और उसके बाद बाल्यावस्था जो है 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, बाल्यावस्था जो है 5 वर्ष से 12 वर्ष तक कहेंगे। और किशोरावस्था जो है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। कहाँ तक कहेंगे फ्रेंड? 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। और प्रौढ़ावस्था जो होता है 18 वर्ष से अधिक यह होता है। ठीक फ्रेंड, तो फ्रेंड जो है अब आप इसमें बच्चे में परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? वृद्धि और विकास। तो आपको वृद्धि के बारे में जानना है कि वृद्धि किसे कहते हैं। ठीक है, वृद्धि, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? तो वृद्धि जो है शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। ठीक है, जैसे बच्चा, छोटा बच्चा है आपके घर में, उसकी देखिए धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, भार आदि ये सब में परिवर्तन हो रहा है, इसे क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। ठीक फ्रेंड, और यह वृद्धि जो है एक समय बाद समाप्त हो जाती है। जैसे बच्चा आपका, आप किशोरा 18 साल 20 साल तक वो उसकी लंबाई जो है बढ़ती रहेगी, उसके बाद वह रुक जाएगी। नापा जा सकता है, लेकिन विकास को नापा नहीं जा सकता है। ठीक है, विकास, अब विकास समझिए, आपके वृद्धि का आप समझ लिए कि वृद्धि को जो है नापा जा सकता है, ये परिणात्मक होता है। इसे आप नाप सकते हैं कि कितना सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, कितना फिट लंबाई है, और इसकी चौड़ाई कितना है, इसका वजन कितना है किलोग्राम में। ठीक, लेकिन विकास जो है, विकास शब्द जो है वृद्धि की तरह केवल परिणाम संबंधी परिवर्तनों को व्यक्त न कर ऐसे सभी परिवर्तन के लिए प्रयुक्त होता है जिससे बालक की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में प्रगति होती है। यह जीवन भर चलती रहती है। यह मतलब माँ के गर्भधान से लेकर जब तक मनुष्य जो है मर नहीं जाता, तब तक यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। ठीक है, यह नापा नहीं जा सकता है, लेकिन वृद्धि को नापा जा सकता है। तो फ्रेंड आप वृद्धि और विकास में क्या समझे कि वृद्धि को जो है नापा जा सकता है और विकास को नापा नहीं जा सकता है। विकास जो है ये जीवन पर्यंत में चलता रहता है। ठीक है फ्रेंड, अब जैसे विकास में जो है इसकी बच्चे की कार्य क्षमता हो गई है और कार्य कुशलता। जैसे बच्चे की कार्य क्षमता, पहले बच्चा छोटा छोटा काम करेगा, उसके बाद वो बड़ा बड़ा काम करेगा है। जैसे अब छोटा बच्चा छोटा बैग उठा रहा है तो छोटा उठाएगा, उसके बाद धीरे धीरे वह बड़ा वजन उठाएगा है। कार्य क्षमता हो गया है। उसके बाद जो है कार्य कुशलता, मतलब जैसे जैसे भाषा का विकास हो गया उसका। ये भाषा, पहले छोटा छोटा शब्द बोलेगा, पापा, मामा, नाना, ये सब बोलेगा। उसके बाद उसका भाषा के विकास अच्छे से होगा। तो ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है विकास जो है। तो फ्रेंड आइए शुरू करते हैं आपका टॉपिक फर्स्ट, बाल विकास के सिद्धांत। उम्मीद करते हैं आपको वृद्धि और विकास में अंतर समझ में आया होगा। तो फ्रेंड जो है बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड, तो बालक के विकास की प्रक्रिया उसके गर्भ में आने से प्रारंभ हो जाती है। कब से प्रारंभ होती है फ्रेंड?
गर्भ में आने से प्रारंभ होती है और उस समय तक चलती रहती है जब तक वह प्रौढ़ता को प्राप्त नहीं हो जाता है। विकास जो है गर्भधारण, माँ के पेट में गर्भधारण होता है तब से यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और यह जब तक मनुष्य जिंदा रहता है तब तक यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। इस संबंध में मनोवैज्ञानिक ने अनेक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिन्हें विकास के सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत इस प्रकार हैं। फ्रेंड आइए देखते हैं। पहला सिद्धांत कौन सा है? निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। ठीक, विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यद्यपि विकास की गति सदैव समान नहीं होती है। विकास कभी तेज चलता है, कभी धीमे चलता है। यह गति तभी कभी तीव्र और कभी मंद होती है, परंतु अपने चरम सीमा पर पहुंचने से पूर्व कभी रुकती नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। बालक में शारीरिक और मानसिक गुण अचानक विकसित नहीं हो जाते। उनमें भाषा का विकास एक के दिन में नहीं होता, अपितु इसकी नींव बालक के जन्म से ही पड़ जाती है। ठीक फ्रेंड, तो आपने क्या समझा कि बच्चे की विकास जो है कभी तीव्र होगी, कभी मंद होगी, ये लेकिन हमेशा निरंतर चलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड, जैसे बच्चे का विकास हो गया, बच्चे की भाषा का विकास हो गया, ये पहले धीरे धीरे सीखेगा, फिर उसके बाद और अच्छा भाषा सीखेगा है। अब दूसरा सिद्धांत क्या है? एकीकरण का सिद्धांत। तो विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। विकास की प्रक्रिया जो है, आपको एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि एकीकरण का सिद्धांत क्या है। हाँ, ऑप्शन आ जाता है कि ए। तो एकीकरण के सिद्धांत के बारे में आपको समझना चाहिए कि एकीकरण सिद्धांत किसे कहते हैं। तो विकास की प्रक्रिया एकीकरण सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बदलते हुए विशेष प्रक्रियाओं और तथा चेष्टाओं को इकट्ठे रूप में प्रयोग में लाना सीखता है। जैसे आप समझिए कि आपके घर में एक छोटा बालक जैसे है, तो सबसे पहले क्या करेगा? जब रोता है वो पूरे अपने शरीर को, पूरा शरीर रोने पे पैर हाथ सब कुछ झटकता है। ठीक है, ठीक। और इसी प्रकार बालक जो है उदाहरण के लिए एक बालक पहले पूरे हाथ को, मतलब बालक पहले सबसे क्या क्या करता है, पूरे हाथ को अपने, छोटा बालक देखिए आप, सबसे पहले क्या करेगा? वो उंगली नहीं बंद करेगा, पहले अपने हाथ को फिर उंगलियों को धीरे धीरे, क्या मतलब समझे, फिर पहले आपको हाथ को फिर उंगलियों को धीरे धीरे एक साथ चलाना सीखता है। छोटा बालक जो है लेटा रहेगा तो सबसे पहले क्या करेगा? अपना हाथ पैर चलाएगा। हाँ, उसके बाद अंग जो है उसके एक एक अंग को वो चलाना सीखेगा, तो उसके बाद वो उंगलियों को चलाएगा। इसी प्रकार तीसरा सिद्धांत क्या है? विकास और वृद्धि और विकास की गति की दर एक सी नहीं होती है। ठीक है, वृद्धि और विकास की गति दर एक सी नहीं होती है। ठीक फ्रेंड, तो यद्यपि विकास बराबर होता है परंतु इसकी गति सब अवस्थाओं में एक जैसी नहीं रहती है। विकास जो है हमेशा जीवन प्रतिदिन चलती रह रही है, लेकिन जो है हर अवस्थाओं में इसकी गति एक जैसी नहीं होती। जैसे शैशवावस्था में शुरू के वर्षों में गति कुछ तीव्र होती है, ठीक, और परंतु बाद के वर्षों में यह मंद पड़ जाती है और फिर पुनः किशोरावस्था में के प्रारंभ में यह गति में तेजी से वृद्धि होता है। ठीक, परंतु यह अधिक समय तक नहीं बनी रहती है। इस प्रकार वृद्धि और विकास की गति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किसी भी अवस्था में एक जैसे नहीं रह पाता है। तो फ्रेंड जैसे देखिए आप छोटे बच्चे देखिए, उसकी जो लंबाई चौड़ाई, तो उसको जो है जो शैशवावस्था के कुछ वर्षों में तीव्र गति से बढ़ेगा, उसके बाद रुक जाएगा। ठीक, फिर वहाँ किशोरावस्था कब से कब तक है? 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। इस अवस्था में उसकी लंबाई चौड़ाई आदि तीव्र गति से घटित होगा। ठीक फ्रेंड, आइए नेक्स्ट। विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। विकास कैसे चलता है? सामान्य से विशेष की ओर। ठीक फ्रेंड, तो विकास जो है, अब आप समझिए, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं के पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। ठीक है, क्या समझे? विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए अपने हाथों से कुछ चीज़ पकड़ने से पहले, यहाँ पे गलत लिख रहा है, चीज़ होगा, चीज़ पकड़ने से पहले बालक इधर उधर यूं ही हाथ मारने या फैलाने की चेष्टा करता है। जैसे बच्चा रोता है या बच्चा कुछ पकड़ना होता है तो वो जो है बालक इधर उधर की यूं हाथ मारने की फैलाने की चेष्टा करता है। इसी तरह शुरू में एक नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने में उसके सभी अंग प्रत्येक
भाग लेते हैं। मतलब जब बच्चा छोटा रहता है, देखिए आप जब वो रोता है तो उसके सारे अंग, जितने अंग हैं सब इधर उधर, मतलब वो झटकता रहता है, ठीक। परंतु बाद में जैसे जैसे उसका वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के बाद उसकी आंखों और वाक तंत्र तक सीमित हो जाता है। जब वो थोड़ा उसका विकास हो जाएगा तो पहले पहले जो रोने पर वो हाथ पैर झटकता था, वो हाथ पैर नहीं ना झटक के केवल वाक यंत्र और आंख से ही, मतलब आंख से उसके आंसू गिरेंगे और मुंह से रोएगा, ठीक है। उसी प्रकार भाषा विकास में भी बालक विशेष शब्दों से पहले समान शब्द ही सीखता है, ठीक फ्रेंड। जैसे भाषा विकास जब होता है, बच्चा पहले वो समान शब्दों को सीखता है। जैसे पहले वह सभी व्यक्तियों को पापा पापा करके बोलेगा, वो सब उसको सब लगेगा कि सब ये पापा पापा, सब सब पापा एक ही शब्द है जो सबके लिए प्रयोग करना होगा, ठीक है। इसके पश्चात वह कुछ समय बाद जब उसका विकास और वृद्धि धीरे धीरे बढ़ता है तो वह केवल अपने पिता को ही पापा कहेगा, ठीक। आइए नेक्स्ट, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक फ्रेंड। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। एक बालक की अपनी वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। कैसे? आप पूछेंगे विकास की भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है। उदाहरण के लिए जो ऐसे एक बालक की कलाई की हड्डियों का एक्सरे एक्सरे करा लिया जाए, यह चित्र बता सकता है उसका आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार होगा। मतलब छोटे बच्चे के, जैसे आप अपने छोटा बच्चा है उसके हाथ का जो है एक्सरे करा लेंगे तो उसकी जो हड्डियाँ दिखाई देंगी वो पता चल जाएंगी किस तरफ जाएंगी, टेढ़ा रहेगा, सीधा रहेगा, कैसे रहेगा, तो वो बता देगी। इसी तरह बालक को इन समय की मानसिक योजना के सहारे उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि मनुष्य जो बालक है वो आगे कैसे उसका विकास होगा, कैसे उसकी वृद्धि होगी, इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इसी प्रकार अगला है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी व्यक्तित्वता के अनुरूप होती है, ठीक है। व्यक्तित्व के अनुरूप होते हैं, ये अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं और इसी कारण उनमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कोई भी बालक, एक बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि किसी अन्य बालक के समरूप नहीं होता है। तो व्यक्तित्व अंतर में क्या होता है कि कोई भी दो बालक हैं, उस हर बालक का विकास और वृद्धि अलग अलग होता है, ठीक है फ्रेंड। विकास का क्रम की एक रूपता, यूनिफॉर्म ऑफ पैटर्न, ठीक है। विकास की गति एक जैसी न होने तथा पर्याप्त व्यक्तित्व अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एक रूपता के दर्शन होते हैं। जैसे दो बालक हैं, उनमें जो है व्यक्तित्व अंतर पाया जाता है लेकिन कुछ एक रूपता भी पाई जाती है। वे इस क्रम में एक ही जात विशेष के सभी सदस्यों में कुछ एक जैसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, ठीक। उदाहरण के लिए मनुष्य जाति के ये सभी बालकों की वृद्धि जो है शीर्ष की ओर से प्रारंभ होती है, ठीक। विकास में आप समझ सकते हैं ना कि सबसे पहले जो मनुष्य जाति होता है उसका सबसे पहले क्या विकास कौन से अंक से होता है, तो सिर से प्रारंभ होता है। इसी तरह बालक के गत्यात्मक और भाषा विकास में भी एक निश्चित प्रतिमान और क्रम के दर्शन किए जा सकते हैं। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, ठीक फ्रेंड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि विकास की दिशा कैसे होती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। एक कुप्पा स्वामी है, ठीक, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपनी इस व्याख्या करते हुए लिखा है कि विकास क्रम में होता है। विकास कैसे होता है? क्रम में होता है। जैसे सिर से पैर की ओर बढ़ता है विकास जो है, जैसे बच्चे का विकास है पहले सबसे पहले सिर, फिर उसके बाद धीरे धीरे पैर की ओर बढ़ेगा, ठीक है। सबसे पहले बालक अपने सिर की भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है। बालक सबसे पहले अपने कहाँ सिर के और भुजाओं की गति का नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर टांगों की को, इसके बाद वह अच्छी तरह बिना सहारे खड़ा होना और चलना सीखता है, ठीक फ्रेंड। इस क्रम में अनुसार विकास का केंद्र से प्रारंभ होता है, फिर बाहरी विकास होता है, केंद्र विकास होता है और इसके बाद संपूर्ण विकास। उदाहरण के लिए पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद भुजाओं का, फिर हाथ तथा हाथ की उंगलियों का तथा तत्पश्चात इन सब का पूर्ण रूप से संयुक्त विकास होता है, ठीक फ्रेंड। ये सब गर्भाधान में ये क्रियाएं होती रहती हैं।
वृद्धि और विकास की प्रक्रिया वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त परिणाम है। क्या है? वृद्धि और विकास प्रक्रिया में वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त परिणाम है। इसमें जो है क्या है कि वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के पूरक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि वंशानुक्रम और वातावरण क्या है, एक दूसरे के पूरक है क्या है, तो ये एक दूसरे के, ये दोनों होना बहुत जरूरी है। एक बालक के विकास के लिए ये दोनों होना बहुत जरूरी है। जैसे आपके घर में एक छोटा बच्चा है, अगर उसको सही से वातावरण मिलेगा तो वो एक अच्छा बालक निकलेगा। अगर उसका वातावरण अच्छा से नहीं मिलेगा, परिवेश अच्छे से नहीं मिलेगा, जैसे उसके घर में सब लोग गाली देते हैं, अगर संयुक्त परिवार का बच्चा है, अगर गाली दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो बच्चा उसी परिवेश में रहकर रूप वो बोलना सीख जाएगा। अगर बच्चे के अच्छा से उसके परवरिश होगी, उसका अच्छा परिवेश मिलेगा, तो उसकी जो है भाषा की क्षमता जो है अच्छे से होगी। ठीक फ्रेंड, उसी प्रकार कहा जा सकता है कि बालक की वृद्धि और विकास की किसी स्तर पर वंशानुक्रम और वातावरण को संयुक्त देन माना जाता है। दूसरे शब्दों में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया ने वंशानुक्रम जहाँ बुनियादी का कार्य करता है और वहाँ वातावरण इस बुनियादी पर बनाए जाने वाले व्यक्तित्व संबंधी भवन के लिए आवश्यक सामग्री एवं वातावरण जुटाने में सहयोग, मतलब ये दोनों का वंशानुक्रम और वातावरण जो है संयुक्त परिणाम, मतलब इसको दोनों को होना बहुत जरूरी है। अतः वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं में इन दोनों को समान महत्व दिया जाना आवश्यक हो जाता है। ठीक फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्या है? विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। ठीक, तो बालक का विकास लंबवत सीधा ना होकर कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। ये क्वेश्चन, ये आप जो देख रहे हैं हेडिंग, ये आपको हूबहू ऐसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सी टेट के एग्जाम में, ठीक है, और यूपी टेट के एग्जाम में, अदर टेट के एग्जाम में। तो ठीक है, तो वर्तुलाकार होता है, कैसा होता है? बालक का विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार में होता है। वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और अस्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार, मतलब गोला गोलाकार, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता है। ठीक फ्रेंड, किसी एक अवस्था में वह तेजी से आगे बढ़ते हैं, वे उसी गति से आगे नहीं जाता, बल्कि अपने विकास की गति को धीमा करते हुए आगे के वर्षों में विश्राम लेता हुआ प्रतीत होता है, ताकि प्राप्त वृद्धि और विकास को अस्थायी रूप दिया जा सके। यह सब करने के पश्चात ही वह आगामी वर्षों में फिर कुछ आगे बढ़ने की चेष्टा करता है। फ्रेंड, जो है जैसे बच्चा के विकास जो है जैसे हो रहा है, तो बच्चा एक समय के बाद थोड़ा रुक जाएगा। जैसे बाल्यावस्था में उसकी ज़्यादा बढ़ गया, उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो रुकता है, कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए रुकता है, फिर धीरे से बढ़ता है। ऐसे किशोरावस्था में पहुँचते हुए बच्चों बालिकाओं के जो है लंबाई में वृद्धि तेजी से होती है, फिर रुकता है, तो मतलब धीरे धीरे वर्तुलाकार में उसका विकास होता है। ठीक है, और इसी प्रकार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, इन सिद्धांत को आपको एक एक पढ़ना होगा, जो कि साइकोलॉजी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन सब सिद्धांत। ठीक है, जैसे फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत में बताया गया है कि कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत और चॉम्स्की भाषा विकास का सिद्धांत। ठीक, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक फ्रेंड, तो ये चारों सिद्धांत, पांचों सिद्धांत जो हैं बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हैं। वृद्धि और विकास। अब वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। वृद्धि और विकास के उपरोक्त सिद्धांतों का शैक्षणिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि निम्न वर्णन द्वारा स्पष्ट हो सकता है। ठीक फ्रेंड, तो क्या है इसमें? इनसे हमें पता चलता है कि वृद्धि और विकास की गति और मात्रा सभी बालकों में एक जैसी नहीं पाई जाती है। ठीक, व्यक्तिगत अंतरों को ध्यान में रखकर हमें सभी बालकों को एक जैसे वृद्धि और विकास की आशा नहीं करनी चाहिए कि हमारा बच्चा कि हमारा बच्चा इतना बड़ा है, उसका बच्चा इतना बड़ा है, ये सब आशा नहीं करनी चाहिए। सबका अलग अलग होता है। तो बालक के वृद्धि और विकास की भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान लगा लेने के कारण हमें यह लाभ हो सकता है कि हम उनके आवश्यकता कि से अधिक या कम आशाएं ना लगा बैठे हैं। जो बालक आगे जाकर जैसा बन सकता है, उसी को ध्यान में रखकर हम अपने प्रयत्न कर सकते हैं और इस तरह अनावश्यक परिश्रम और निराशाओं से अपने आप को मुक्त रख सकते हैं। वृद्धि और विकास की दिशा और परिणाम संबंधी सिद्धांत हमें यह बताते हैं कि एक ही जाति के सदस्य में वृद्धि और विकास से संबंधित कुछ समानताएं पाई जाती हैं। ठीक फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर आपको समझ आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।